कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रजनीश सर का जो बीपीएससी 3.0 एवं 4.0 के लिए जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जिसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट है। उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम लोग 4 देखने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, उसे नहीं देखें तो आप उसे भी ज़रूर देखिए। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और प्रत्येक दिन हम सिर्फ जीके जीएस के ही प्रश्न को देखते हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि 1984 के लेखक कौन है? 1984 यानी 1984 के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, जॉर्ज ऑरवेल हैं। कौन है? जॉर्ज ऑरवेल हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1988 ओलंपिक में 3 स्वर्ण और 1 चांदी का पदक जीतकर जिंदा किंवदंती कहलाने वाला वह खिलाड़ी कौन था जिसकी अकस्मात 38 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई? तो इनमें से कौन थे वह? तो यह थे फ्लोरेंस ग्राफिथ जूनियर थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी मृत्यु जो हुई वह मिर्गी से इसकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मुख्यालय जो भारत के पूरे अंतरिक्ष अभियानों का केंद्र है कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक के हसन में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक के हसन जिला में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि PSLV है। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। PLV जो है यह उपग्रह लॉन्च करने वाला है। इसके बाद इसके द्वारा जो है PSLV के द्वारा उपग्रह लॉन्च किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य जो शिक्षा विकास सूचकांक में अग्रणी है उस राज्य का क्या नाम है? तो केरल का शिक्षा व्यवस्था सबसे अच्छा है। अभी कितना है? तो 93% है लगभग। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत इनमें से किस समूह का सदस्य नहीं है? तो भारत G8 का सदस्य नहीं है। G8 जो है यह 8 बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देशों का समूह है। भारत सार्क का भी सदस्य है, उसके बाद G20 का भी सदस्य है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मियाँ की मल्हार राग किसने बनाया है? तो यह अकबर के दरबारी कवि थे तानसेन, इसी के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है, या कह सकते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में कारखाने में रोजगार प्राप्त करने की अनुमत आयु क्या है? अनुमत आयु जो है वह 14 वर्ष है। कम से कम कारखाना में काम करने के लिए 14 वर्ष होना ही चाहिए। और कौन सा संविधान संशोधन में कहा गया है कि मूल अधिकार में कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को आप कारखाना में नहीं लगा सकते हैं? यह किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा किया गया है मौलिक अधिकार के तहत? यह आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार छुआछूत की समाप्ति है। छुआछूत की समाप्ति जो है यह अनुच्छेद 17 में है, यानी अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 में है, वही हुआ छुआछूत का समाप्ति। और यह जो है समता का अधिकार के अंतर्गत आता है, क्योंकि आप जानते हैं अनुच्छेद 14 से 18 में क्या है? समता या समानता का अधिकार है। इसी के अंतर्गत इसी में अनुच्छेद 17 आता है, तो इसी के अंतर्गत आ जाएगा यह। अनुच्छेद 19 से 22 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 23-24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 28 तक में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद अनुच्छेद 29-30 में क्या है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। उसके बाद जो है अनुच्छेद जो है 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था? संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार जो है वह राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
भारत में 3 प्रकार का आपातकाल का वर्णन किया गया है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात जो लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, और वित्तीय शासन जो यानी वित्तीय आपात जो लगाया जाता है, यानी देश में जो है आर्थिक रूप से पैसे की कमी आ जाए तो उस स्थिति में वित्तीय आपात लगाया जाता है अनुच्छेद 360 के तहत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 से पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन और वन्यजीव की सुरक्षा किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? तो यह मूल कर्तव्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। मूल कर्तव्य की चर्चा जो है यह भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक में है। 36 से 51 तक में है। इसी के बीच में आता है क्या? अनुच्छेद 48 का ए, तो किसके अंतर्गत आ जाएगा? यह मूल कर्तव्य के अंतर्गत। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस हर साल निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वैश्विक सुगमता दिवस, तो यह जो है हर साल मई महीने के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह क्यों मनाया जाता है? दिव्यांग लोगों को डिजिटल सुगमता सिखाने के लिए, यानी दिव्यांग लोग जो है इसे डिजिटल रूप जैसे कंप्यूटर सिखाया जाएगा, इसके द्वारा प्रशिक्षित इसे किया जाएगा डिजिटल दुनिया में। अगला क्वेश्चन है कि संगमरमर डैश की एक कायांतरित चट्टान है? तो संगमरमर जो है यह चूने पत्थर का एक कायांतरित रूप होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर सीमांध्र की नई राजधानी है? सीमांध्र यानी आंध्र प्रदेश की सीमा की नई राजधानी जो है वह अमरावती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तारे का वर्ण निम्नलिखित में से किसका सूचक है? तारा का जो वर्ण होता है यह उसके ताप का सूचक होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वह है गोबी का मरुस्थल, जो कि चीन एवं मंगोलिया दोनों देशों में पड़ता है। थार मरुस्थल कहाँ पे पड़ता है? यह भारत में पड़ता है। और गोबी का मरुस्थल जो है ठंडा मरुस्थल है। और इससे पहले T3.0 में जिसका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है उसमें पूछा गया था कि सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है, यानी सहारा किस प्रकार का मरुस्थल है? तो गर्म मरुस्थल है। गोबी का मरुस्थल ठंडा मरुस्थल है। चलिए इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि आकार के संदर्भ में यूरेनस का हमारे सौरमंडल में स्थान है। यूरेनस का जो स्थान है आकार की दृष्टि से वह तीसरा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये किस चीज़ की दृष्टि से पूछा है? आकार की दृष्टि से। कभी कभी सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह उसके दूरी के अनुसार पूछता है। दूरी के अनुसार जो होता है वो कौन सा ग्रह होता है? पहले बुध आता है, सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, अरुण है, वरुण है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यह किसके अनुसार है? ग्रहों की दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार। और आकार में पूछे तो सबसे बड़ा बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद यानी छोटा घटते क्रम में बताए जा रहे हैं। सबसे पहले बड़ा जो है वह बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बुध है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है आपको एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? महानदी जो है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। महानदी के तट पर कटक शहर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बंगलोर जो है, बंगलोर यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो वृषभावती नदी पर स्थित है। और बद्रीनाथ जो है यह अलकनंदा नदी पर स्थित है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट स्थित है? तो यह किसके निकट स्थित है? कारगिल के निकट स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय जो है वह कहाँ पे स्थित है? तो भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है। ग्लोबल कॉमन्स का इनमें से कौन सा एक भाग है, तो इनमें से कोई ग्लोबल कॉमन्स का भाग नहीं है, तो है क्या, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है वह ग्लोबल कॉमन्स का भाग है, अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश मूल तत्वों से बनी होती है। प्रत्येक वस्तु जो है वह 5 मूल तत्वों से मिलकर बनी होती है। मूल तत्व कौन कौन है? मूल तत्व के अंतर्गत क्या क्या आता है? आकाश आता है, वायु आता है, अग्नि आता है, जल आता है, मिट्टी आता है, या पृथ्वी कह सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है कि चांदी का सिक्का या टंका किसने चलाया था, तो यह इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। कौन? इल्तुतमिश। इसने जो है शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे पहली बार। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर यानी लोह चांसलर कहा जाता है, तो यह ओटो वन बिस्मार्क को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि वांडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने किसे हराया था, यानी अंग्रेज, इंग्लिश सेना को ही अंग्रेज कहा जाता है। वांडीवास का युद्ध जो हुआ था वह 1760 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध जो हुआ था अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के बीच हुआ था। इसमें फ्रांसीसी की हार हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जहांगीर किस वंश का शासक था, तो जहांगीर जो था वह मुगल वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? मुगल वंश का शासक था। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ डैश मतलब डैश भाषा में मुर्दों यानी मृतकों का टीला है, तो यह सिंधी भाषा में, कौन भाषा में? सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ जो होता है वह मृतकों का टीला होता है। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ था। काकोरी षड्यंत्र मामला जो हुआ था यह 1925 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। चोल राजवंश के अंतिम शासक राजेंद्र चोल तृतीय थे। कौन थे? राजेंद्र चोल तृतीय थे। और चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? चोल वंश की राजधानी जो थी वह तंजौर हुआ करती थी। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया, उन्हें क्या नाम दिया गया था? तो अंडमान द्वीप का नाम शहीद द्वीप रखा गया था और निकोबार द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है, सेट में आप देखे होंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन चटगांव शस्त्रागार छापे से जुड़ा था। चटगांव शस्त्रागार छापे से कौन जुड़ा था? तो इससे सूर्यसेन जुड़ा हुआ था। कौन जुड़ा हुआ था? तो सूर्यसेन जुड़ा हुआ था। और यह चटगांव शस्त्रागार छापा कब हुआ था? तो 18 अप्रैल 1930 ईस्वी में हुआ था। कब? 18 अप्रैल 1930 ईस्वी में यह हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और डैश के बीच हस्ताक्षरित हुए थे। तो उस समय जो थे भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो हुआ करते थे। इन्हीं दोनों के बीच हुआ था शिमला समझौता। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस शहरी क्षेत्रों में कचरा भराव क्षेत्रों यानी लैंडफिल से अधिकतर निकलती है। यानी लैंडफिल यानी भूमि से जो अधिकतर गैस निकलती है वह मीथेन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, यहाँ कौन सा शब्द लगा है? कृत्रिम। वन जो है प्राकृतिक है, घास का मैदान भी जो है यह प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, लेकिन पूछा गया है कृत्रिम, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, धान का खेत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रदूषण के अध्ययन में एसपीएम किसे निर्दिष्ट करता है। प्रदूषण के अध्ययन में एसपीएम किसे निर्दिष्ट करता है? तो सस्पेंडेड। एसपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है?
SPM का फुल फॉर्म होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है। यह जो होता है SPM जो होता है यह महीन धूलकण होता है जिसका आकार जो होता है एक पतला बाल जो होता है इससे 30 गुना छोटा होता है और ये धूलकण जो है श्वास नली के माध्यम से फेफड़ों में पहुंच जाता है तथा शरीर के लिए ये हानिकारक होता है। क्या? तो SPM। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा एक जीवीय संघटक नहीं है? पारिस्थितिक तंत्र का एक जीवीय संघटक नहीं है पूछा है। तो ये भी जीवीय संघटक है, वनस्पति भी है, जीवाणु भी है और जानवर भी है। तो नहीं पूछा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। ये सब तो है, यानी इनमें से कौन सा नहीं है? तो कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणुविक क्रिया निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणुविक क्रिया द्वारा अपघटित नहीं होता है? क्वेश्चन को ही 2 बार लिख दिया गया है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका राइट आंसर जो है कौन सा से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, प्लास्टिक पदार्थ। यह जो है अपघटक मतलब जीवाणुओं के द्वारा अपघटित नहीं होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकीय क्वेश्चन क्या है कि पारिस्थितिकीय पदचिह्न क्या निरूपित करता है? पारिस्थितिकीय पदचिह्न क्या निरूपित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, संसाधनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्पादक भूमि तथा जल का क्षेत्र निरूपित करता है। कौन? पारिस्थितिकीय पदचिह्न। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सर्वप्रथम जो है पारिस्थितिक शब्द की कल्पना किसने की थी? यानी पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अर्नस्ट हैकेल ने किया था। किसने किया था? अर्नस्ट हैकेल ने किया था। अर्नस्ट हैकेल ने किया था। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। और पारिस्थितिक तंत्र की सर्वप्रथम किसने चर्चा की थी? तो ये क्वेश्चन भी बनता है आपको, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? पारिस्थितिक संतुलन जो है यह लकड़ी यानी जंगलों के काटने से बिगड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से एक वस्तु समूह में जैव निम्नीकरणीय वस्तु शामिल है? जैव निम्नीकरणीय वस्तु शामिल है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा, किसी में शामिल नहीं है। जैसे कांच, ये जो है जैव के द्वारा अपघटित होगा? नहीं होगा। लोह खुरचन जो होगा यह भी नहीं होगा। ये प्लास्टिक जो है यह भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। कागज़ घास तो सड़ गल जाते हैं, वो होगा, लेकिन कांच नहीं होगा, इसमें ये नहीं होगा और इसमें जो है प्लास्टिक एवं चमड़ा भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकीय तंत्र जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा, तो यह कौन सा हो जाएगा? आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है? क्या यंत्रीय विधि नहीं है? इनमें से सब जो है ये सब यंत्रीय विधि है पारिस्थितिकी की प्रदूषण रोकथाम की, लेकिन है कौन नहीं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साइक्लोन डिवाइडर जो है यह वायु प्रदूषण रोकथाम की यंत्रीय विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो ओजोन अपक्षय जो होता है, ओजोन परत का अपक्षय जो होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है। अम्ल वर्षा जो होता है NO2 और SO2 दोनों के द्वारा होता है, नाइट्रिक एसिड के कारण भी होता है। लेकिन रॉकेट ईंधन में केरोसिन तेल का सिर्फ प्रयोग नहीं किया जाता है बल्कि पेट्रोलियम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका यही गलत है, यानी सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं। दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन है और एक कारण है। इनमें से बताना है आपको कौन सही है या गलत है।
प्रदूषण मित्रवत क्रियाकलापों की रोकथाम तथा नियंत्रण करने के लिए प्रशासनिक इच्छा की आवश्यकता होती है। यह क्या है? प्रशासनिक इच्छा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए यानी कथन सही है। जन मित्रवत पर्यावरण की सृजन और रख रखाव अंतर विषयकों प्रयासों की सफलता पर निर्भर करता है। ये भी सही है, यानी ए और आर दोनों सही है, साथ ही साथ व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता सावक मीर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1923 के चुनावों में बिहार में स्वराज पार्टी ने विधान परिषद में कितनी सीटें प्राप्त की थी? तो यह कितने सीटें प्राप्त की थी? तो 10 सीटें प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1830 के दशक में पटना किस विद्रोह का केंद्र था? कब पूछा है? 1830 के दशक में जो था पटना, यह वहाबी विद्रोह का केंद्र था। किस विद्रोह का? वहाबी विद्रोह का केंद्र था। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि राजा मानसिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति किसने नियुक्त किया था? तो प्रांतपति इसे किसने नियुक्त किया था बिहार का? तो अकबर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। कहाँ से किया था? तो जगदीशपुर, जो कि आरा में पड़ता है, वहीं से इसने नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो पीटर्सबर्ग हो जाएगा। यहाँ पे पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दक्षिण अफ्रीका जो गांधी जी गए थे वह किस जहाज़ से गए थे? तो एस राजपुताना जहाज़ से गए थे। और वापस कौन जहाज़ से लौटे थे? ऐसे वेंटियागो या सेंटियागो हो जाएगा, आप देख लीजिएगा, इसी प्रकार का नाम है। और गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका में अपने जीवन के 21 साल गुजारे थे। कितने वर्ष? 21 साल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युद्धों में से किस एक ने भारत में फ्रेंच के भाग का निर्माण कर दिया? तो यह क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युद्धों में से किस एक युद्ध ने भारत में फ्रेंच के भाग का निर्माण कर दिया? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। यह युद्ध जो क्या था वह वांडीवास युद्ध के द्वारा हुआ था। वांडीवास युद्ध के द्वारा हुआ था। वांडीवास का युद्ध जो हुआ था 1760 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो भारत सरकार जो है भारतीय संविधान में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन यानी गठन का निर्देश देता है। अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 44 में क्या है? तो समान सिविल संहिता है। और अनुच्छेद 32 में जो है संविधान क्या कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और अनुच्छेद 48 में जो है गोवध पर हत्या है, गोवध एवं दुधारू पशु पर हत्या है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? तो गरबा जो लोकनृत्य है यह गुजरात का है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जयपुर वैक्स म्यूजियम में हाल ही में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और इसकी प्रतिमा की जो ऊंचाई होगी वह 5 फीट 11 इंच होगी। 5 फीट 11 इंच होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है। कहाँ पे? हरियाणा के गुरुग्राम में। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता? तो ये किस खिलाड़ी ने इस टाइटल जीता? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अनाहत सिंह ने। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कॉपर की खोज और खनन परियोजनाओं के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल किस देश की यात्रा पर जाएगा? तो अफ्रीका महादेश में पड़ता है, जाम्बिया देश, यहीं पर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अफ्रीकी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है? विशाखापत्तनम में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कादियाल साड़ी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? क्या मिला है? जीआई टैग। कादियाल साड़ी कहाँ का है? तो पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल का है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अर्जेंटीना। कौन से हो जाएगा? अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेमेटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है? हेमेटोलॉजी का अध्ययन जो होता है वह किससे संबंधित होता है? तो रक्त से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि उस अंग का नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है। भ्रूण कहाँ पे विकसित होता है? गर्भाशय में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गर्भाशय जो होता है वह मादा प्रजनन अंग होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और घनिष्ठ अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे इथोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इथोलॉजी जो होता है विज्ञान की वह शाखा होती है, जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जो अपने प्राकृतिक निवास स्थान में पशुओं के व्यवहार और वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और एंटोमोलॉजी जो है, एंटोमोलॉजी में कीट का अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी में। इसके बाद इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसके अंतर्गत जो है एक विशेष क्षेत्र में सभी जीवधारियों अर्थात पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीवों या जीवाणुओं का अपने जैव एवं अजैव पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया को शामिल किया जाता है। किसमें? तो इकोलॉजी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मिठाइयों पर बैठी मक्खियाँ को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है। इस वजह से वह किस रोग का शिकार हुई है? तो इससे हैजा फैलने का चांस रहता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कैप्साइसिनोड्स, कैरोटिनॉइड्स, फेनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन है? तो यह मिर्च में पाया जाता है। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइटा के वर्गीक विभाजन में निम्नलिखित में से कौन सा गैर संवहनी पुष्प रहित पौधे हैं? तो कौन सा गैर संवहनी पौधे पुष्प रहित है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, काई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जो कीड़े रोग संचारित करते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे किस लगा दीजिए। उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उसे वेक्टर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेक्टर जो होता है यह स्वयं रोग उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि रोगजनक जीवाणुओं को संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास ले जाने का कार्य करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो है VPC नहीं होगा, यहाँ पे PCXT का पूर्ण रूप है। PCXT का पूर्ण रूप क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंड टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो विस्थापन कितना होगा? अगर हम यहाँ से कहीं चलते हैं, किधरों जाके फिर यहीं पे आ जाते हैं, तो विस्थापन जो होगा वह 0 हो जाएगा। विस्थापन जो होता है वह सीधी दूरी होती है, उसे विस्थापन कहा जाता है। मान लीजिए कि यहाँ प्रारंभिक स्थान है, यहाँ से चले, फिर यहाँ अगर पहुँचे तो विस्थापन जो होगा वह सीधी दूरी जो होगा इसे ही विस्थापन कहा जाता है। तो यहाँ से चला फिर यहीं आके रुक गया तो विस्थापन जो होगा वह 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे वेग कहा जाता है। एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। और वेग जो होता है यह सदिश राशि होती है। वेग एवं चाल का मात्रक एक ही होता है, क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब क्या होते हैं? तात्कालिक वेग और औसत वेग जो होते हैं यह तब बराबर होते हैं जब वस्तु में शून्य त्वरण हो। जब वस्तु में त्वरण क्या हो? शून्य हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डैश की वृद्धि के साथ वृद्धि होती है। इसकी ऊंचाई के साथ ऊंचाई में अगर वृद्धि करते हैं तो स्थितिज ऊर्जा में भी वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का जो दबाव होता है वह क्या होता है कि बाहर की तुलना में अधिक होता है अंदर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का देती है। यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो यह न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे हम मान लीजिए किसी दीवार पर गेंद फेंकते हैं, जितना जोर से फेंकेंगे उतना ही स्पीड से वापस आएगा। यानी फेंके जितना जोर से उतना ही स्पीड से वापस आया, तो यह क्या हो जाता है? तृतीय नियम हो जाता है। तो इसमें भी है वही बात कि बंदूक चलाते हैं, आगे की ओर बंदूक का गोली निकलता है तो पीछे की ओर बंदूक धक्का देता है, यानी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने एवं हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो एक्स रे का अर्थ क्या होता है? किरण होता है, यानी एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक्सरे जो होता है यह विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1800 में विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाले पहले उपकरण में से एक पावर बैटरी का आविष्कार करने के लिए कौन प्रसिद्ध है? पावर बैटरी का आविष्कार करने के लिए एलेक्जेंड्रा वोल्टा प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और माइकल फैराडे जो है यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। कौन? माइकल फैराडे ने। और ये जो है लुइगी गलवानी जो है यह बायो इलेक्ट्रिसिटी का खोज किया था। बायो इलेक्ट्रिसिटी का खोज किसने किया था? तो लुइगी गलवानी ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष कितना डिग्री होने पर, यहाँ पे कितना लगा दीजिए, कितना डिग्री होने पर प्रेरित धारा जो होगी वह सबसे अधिक होगी? तो कितना डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होगी? 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री होने पर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तेज चल रही ट्रेन में एक बंद कमरे में वायुमंडलीय दाब और कक्ष तापमान पर कुछ गैस भरी हुई है। गैस का तापमान क्या होगा? गैस का जो तापमान होगा वह घटेगा कि बढ़ेगा कि अपरिवर्तित रहेगा? तो यह अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? इनमें से सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट और अमोनियम फॉस्फेट जो है ये सभी क्षारीय अम्ल है। ये सभी क्षारीय लवण है, अम्लीय लवण नहीं है बल्कि क्षारीय लवण है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यूरिया का रासायनिक सूत्र जो होता है क्या होता है? यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CO NH2 होता है। यहाँ से अगर हम NH2 दो बार है तो NH2 का होल 2 लिख दे और CO लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। बी भी सूत्र ही है इसका यूरिया का।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोमीथेन का सही रासायनिक सूत्र कौन सा है। नाइट्रोमीथेन का सही रासायनिक सूत्र कौन सा है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा CH3NO2। यह किसका सूत्र है, नाइट्रोमीथेन का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ट्राइड में से कौन सा एक डोबरेनर ट्राइड का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीनों करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रेटिना अपवृद्धि है। रेटिना अपवृद्धि जो होती है वह अग्र मस्तिष्क पश्च की होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध जीवन 60 मिनट है। 3 घंटे में परमाणु की कुल संख्या वह भाग जो क्षय होगा, तो इसका कितना भाग क्षय हो जाएगा, 12.5% भाग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है। तो इनमें एस्ट्रोजन हार्मोन समाप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से क्या कहा है, भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होती है। और विटामिन सी जो होती है यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि विटामिन सी जिसमें मजबूत है, यानी अधिक मात्रा में है या जिस अनुपात में रहना चाहिए उस अनुपात में शरीर में रहता है, तो उसे रोग जल्दी प्रवेश नहीं कर पाता है उसके अंतर्गत। और विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी किस किस में होता है, ब्रोकली में होता है, स्ट्रॉबेरी में होता है, संतरा में होता है, नींबू में होता है। सोयाबीन में जो होता है, सोयाबीन में प्रोटीन होता है, तो ये तो नहीं होगा। और दूध में जो होता है, दूध में विटामिन ए भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है, विटामिन डी भी पाया जाता है दूध में। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित कीजिए। जीव दिया गया है, उसका लक्षण जो है वह दिया गया है, यानी विशेषता। उल्लू जो है, उल्लू जो है यह इसकी उल्लू की जो आंखें होती है वह सीधे यानी सामने की ओर होती है, तो एक का जो हो जाएगा वह 3 हो जाएगा। इसके बाद जो है बाज जो होता है, बाज यह हमसे 4 गुना दूरी तक देख सकता है। कौन, बाज पक्षी जो होता है। और इसके बाद जो है आगे दिया गया है एक स्लॉथ, यहाँ पे दिया गया है स्लॉथ। तो स्लॉथ जो होता है वह दिन के लगभग 17 घंटा तक वृक्ष के शाखा से उल्टे लटक कर सोता है। कौन, स्लॉथ। और ये जो है रेशम कीट क्या करता है, रेशम कीट अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से पहचान सकता है। तो इसका राइट आंसर जो है इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपनी जो भी राय हो, आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।